हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक का एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में। व्हाट इज द रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं व्हाट इज द रिग्नॉर्ड रिएजेंट, फिर हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, ओके। फिर हम इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर और फिर लिमिटेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होते हैं। रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इस रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम बहुत सारे सिंथेसिस करते हैं, जैसे एल्कीन बनाने में एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ओके, एल्डिहाइड कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारा। तो इसी वजह से इसे हम वर्सेटाइल रिएजेंट भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम वर्सेटाइल रिएजेंट भी कहते हैं। अब ये जो रिग्नॉर्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक, इसको हम और क्या कहते हैं, R क्योंकि कैसा पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड भी, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स आर बेटर नोन एज रिग्नॉर्ड रिएजेंट आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर विक्टर रिग्नॉर्ड। विक्टर रिग्नॉर्ड से इसका नाम है रिग्नॉर्ड रिएजेंट, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1912 फॉर दिस डिस्कवरी, जिसके लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया 1912 में, ठीक। अब ये है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज द RMgX, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RMgX। अब मैग्नीशियम तो आप जान रहे हैं, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है। R क्या हो गया, R इज ऑर्गेनिक ग्रुप, जिसमें एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक। एलिफेटिक हो गया एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक। अब एलिसाइक्लिक हो गया ये एलिसाइक्लिक ग्रुप हो गए, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटिल, ठीक है। एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया R हो गया एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया। और Mg मैग्नीशियम मेटल है, आप जान रहे हो। X क्या हो गया, हेलोजन, Cl, Br, I, ठीक है। अब आगे RMgX, इसके नेचर से जानो। RMgS, देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, फिर उसको जरूर देखना। तो जो मैग्नीशियम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, पुल करता है। ये R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। मतलब इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर होने का एक रीजन ये भी होता है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी होता है, जिस वजह से ये पोलर नेचर का भी होता है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होगी, ये होता है हैलाइड। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये किस टाइप का बॉन्ड हो जाता है, ये हो जाता है आयनिक बॉन्ड, प्योरली आयनिक बॉन्ड, ठीक। तो RMgX में अगर देखो तो R और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली रिग्नॉर्ड रिएजेंट की डेफिनेशन, और जिसमें R कैसे रिप्रेजेंट करोगे, X कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीशियम तो मेटल हो गया, ठीक, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होगा, ये हमने समझ लिया। अब आगे आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन, रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं इन द लेबोरेटरी। Grignard reagents are prepared in laboratory by action of alkyl halide on metal in the presence of dry ether.
ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल जाता है हमें? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक। अब ये ड्राई ईथर क्या है? ड्राई ईथर होता है हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये कैसा होता है? ड्राई ईथर। खाली ड्राई ईथर नहीं, इसकी जगह हम THF भी यूज कर सकते हैं। ठीक। टर्शियरी एमीन भी यूज कर सकते हैं, टर्शियरी एमीन ये भी यूज होता है। तो ग्रिग्नॉल रिएजेंट के प्रिपेयर हम करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखो तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन। तो RX का कार्बन और ये हो गया मैग्नीशियम, सॉरी ये हो गया हैलाइड, इनके बीच में क्या करता है? मैग्नीशियम इंसर्ट करता है। ठीक है। इसीलिए इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन। देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट कर रहा है। ठीक है। पहले हम इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मैग्नीशियम, ड्राई ईथर, CH3 MgI। ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br magnesium, okay, in the presence of dry ether, C2H5MgBr। ये क्या बन गया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक। अब अगर कुछ हम एग्जांपल्स और ले लें, जैसे हमने ले लिया CH2CHCl, इसका नाम क्या है? विनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई मैग्नीशियम से। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे THF। यहाँ हम ड्राई ईथर यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? THF। ठीक। अब इसमें रिएक्शन में क्या बनेगा? देखो CH2CH MgCl, इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक। एक एग्जांपल और ले लें, C6H5Cl मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन भी होगी THF की प्रेजेंस में। ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन गया विनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बन जाएगा हमारा फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। तो ड्राई ईथर की जगह हमने यहाँ पे यूज किया है THF। क्योंकि इससे यूज किया THF यूज्ड इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों ऐसा हमने किया? इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो विनिल क्लोराइड है और जो यहाँ पे बेंजील क्लोराइड है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। लो रिएक्टिविटी होने के कारण हमने ड्राई ईथर की जगह यहाँ पे क्या यूज किया है? THF। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। किसकी रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगी इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस तरह से इंसर्ट होता है एल्किल हैलाइड के बीच में। ठीक है। देखो
ये हमने ले लिया RX। अब इसमें मैग्नीशियम इंसर्ट कर रहा है तो हमने मैग्नीशियम को इस तरह से लिख दिया। अब इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, तो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब मैग्नीशियम पर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा, जो R है ये क्या करेगा? अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर ले रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। तो इस वजह से R पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कहने का मतलब हुआ इसका जो p ऑर्बिटल है वो तो वैकेंट हो गया, p ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। अब ये क्या करेगा? जो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ये इसके पास आ जाएगा इस p ऑर्बिटल में। तो उसको हम कैसे शो करेंगे? देखो R मैग्नीशियम पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन और हमने लिख लिया इस तरह से लाइन पे और इसके आगे प्लस चार्ज। ठीक, अब देखो मैग्नीशियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? R के p ऑर्बिटल में चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तुमने उसको इस तरह से दिखा दिया। अब और x पे जाता है माइनस चार्ज, तुमने इसको दिखा दिया। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर चुका है तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक, ये क्या करेंगे आपस में? देखो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेंगे। फिर क्या बन जाएगा? R MgX। देख रहे हो, इसीलिए हम कहते हैं ये वाला बॉन्ड जो होता है ये कैसा बॉन्ड होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड होता है प्योरली आयनिक बॉन्ड। समझ गए? तो ये हो गया। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी X पे भी और RX पे भी, मीन्स हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं? हैलाइड हो सकता है आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। ठीक, अब देखो जो आपने अक्सर देखा होगा बुक में ज्यादातर ब्रोमाइड ही यूज करते हैं। इसका एक कारण है, ब्रोमाइड एक तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, मतलब हम कह सकते हैं ब्रोमाइड आर रियली रिएक्टिव देन क्लोराइड। ठीक है, एक तो रीजन ये होता है कि ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो आयोडाइड होता है, आयोडाइड से ब्रोमाइड लेस एक्सपेंसिव होता है। जो हमारा ये आयोडाइड होता है ये ज्यादा कॉस्टली होता है, मतलब महंगा होता है, जिस वजह से हम क्या यूज करते हैं? ब्रोमाइड। तो एल्किल ब्रोमाइड रीडली यूज्ड देन एल्किल क्लोराइड, ओके, एंड लेस एक्सपेंसिव देन आयोडाइड। तो इस वजह से हम ब्रोमाइड ही ज्यादा यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड CH3X, C2H5X, C3H7X। देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं रिएक्शन स्लोज डाउन as the number of carbon atom increases in
alkyl halide. So we can say that Grignard reagent, formation of Grignard reagent मैंने शॉर्ट में लिखा है Grignard reagent को. Grignard reagent becomes more difficult. ठीक, तो ये बात कर ली हमने इसकी रिएक्टिविटी की. ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर अक्सर करके पूछ लेता है कि हम ड्राईथर को ही यूज क्यों करते हैं. Grignard reagent में हम ड्राईथर को ही यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा. देखो, क्वेश्चन है वाई ड्राई ईथर आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा. आंसर होगा in Grignard reagent carbon is highly basic in nature. Carbon is highly basic in nature and easily reacts with acidic proton of aprotic solvent. बहुत इजीली रिएक्ट करता है एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन के साथ. जैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर ले लें हम, लाइक वाटर, टू फॉर्म एन एल्केन. क्या बना लेगा ये, एल्केन बना लेगा. In case of dry ether, THF, tertiary amine have no acidic proton. Okay, so Grignard reagent are stable in aprotic solvent. ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि Grignard reagent के प्रिपरेशन के लिए क्यों हम ड्राई ईथर मींस एप्रोटिक सॉल्वेंट का ही यूज करते हैं. तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट के पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा. जैसे कोई एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा Grignard reagent तुरंत ब्रेक हो जाएगा. वो क्या बना लेगा, इसका ऑर्गेनिक ग्रुप एल्किल पार्ट जो होगा वो तुरंत एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इस वजह से हम जो एप्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करते हैं इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा. ठीक है ना. अब आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर ऑफ Grignard reagent. ठीक है, Grignard reagent का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो द सॉल्वेंट मीन्स जो हम एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, चाहे ड्राई ईथर यूज कर रहे हो, THF यूज कर रहे हो, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो हम एप्रोटिक सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ Grignard reagent. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कारण उसका ये होता है कि जो मैग्नीशियम होता है इन Grignard reagent उसके आउटर मोस्ट में देखो RMgS, इसके आउटर मोस्ट में देखो, इसके सराउंडिंग में मैग्नीशियम के सराउंडिंग में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये क्या करता है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन ऑक्टेट. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ये क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड दीज इलेक्ट्रॉन. जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, जो हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे हम ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या इसको प्रोवाइड करता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है
जो उससे लिंक होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, coordinating to the metal. So coordination allows Grignard reagent dissolve in a solvent, जिस वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। अगर देखो हमने लिया RMgX, ठीक, ये हमने ले लिया डाइएथिल ईथर। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। ये क्या करेगा, लोन पेयर मैग्नीशियम को देगा, देगा ना, मैग्नीशियम को लोन पेयर देगा। जब ये लोन पेयर अपना अपना लोन पेयर ऑक्सीजन मैग्नीशियम को देगा तो इससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बना लेगा, RMgX O C2H5 होल ट्वाइस, इसको लिखोगे इस तरह, ठीक है। इसने अपने अपने बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। ये क्या है, ये मोनोमेरिक फॉर्म है। C2H5 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम इस तरह से शो करते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं डाइथ्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, डाइथ्रेट कंपाउंड। क्या कहेंगे इसे हम, डाइथ्रेट कंपाउंड। ये इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी। These molecules are commonly called ether of crystallization, ether of crystallization, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, इस सॉल्वेंट का रोल क्या है, ये जो सॉल्वेंट है ये एक लुईस बेस है। ड्राई सॉल्वेंट ये किस तरह से बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एक लुईस बेस की तरह। दूसरा जो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर रहा है, मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है डाइएथिल के ऑक्सीजन, डाइएथिल का जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। एक तो ये इस फॉर्म में होता है, दूसरा ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। फर्दर आगे जब स्टडी हुई तो स्टडी में पता चला कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे होता है, ये बना लेते हैं 2RMgX, ठीक। क्या बना लेते हैं ये 2RMgX। ये किस स्टेट में है, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये ईथर क्या कर रहा है, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक। ये वाला हैलोजन क्या कर रहा है, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में होगा, डायमेरिक फॉर्म में।
समझिए, ये मोनोमेरिक फॉर्म में है जिसको हम क्या कहते हैं, ईथर ऑफ कॉमनली कॉल्ड ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी ये किस फॉर्म में है, ये होता है डायमेरिक फॉर्म में। ठीक, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। विग्नॉर्ड रिएजेंट किस तरह से स्टेबल होता है रिएजेंट में, ये उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस। विग्नॉर्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि एपिडेस शुड बी परफेक्टली ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। जो एपिडेस हम यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विग्नॉर्ड रिएजेंट, वो क्या होगा, परफेक्टली ड्राई होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए और प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, किसी तरह का कोई मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, ऑल रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर। जितने भी रिएजेंट्स या सॉल्वेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली ड्राई होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। ईथर एल्कोहल फ्री होना चाहिए। ईथर यूज एज ए सॉल्वेंट मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एल्कोहल। जो भी हम ईथर यूज कर रहे हैं वो एल्कोहल फ्री होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है इसकी कि जो एटमॉस्फेयर हम यूज करते हैं प्रिपरेशन में, विग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में जो भी हम एटमॉस्फेयर का यूज कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर ड्राई नाइट्रोजन होना चाहिए। मीन्स वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होना चाहिए, तब शुड बी मेंटेन। ओके, तो ये 4 बातों का हमें खास ख्याल रखना है जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे विग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।